स्वागत है आप सभी का। आज फाइनली हम अपने डे 7 की क्लास में प्रेजेंट हैं और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ ही मैं आज अपने फिजिक्स को कंक्लूड करूंगा। आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डे 7 पे आप लोग मुझे इतना अच्छा रिएक्शन देंगे। हाँ, मुझसे थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, बट ये जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो कंटेंट दिया है आपको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मतलब जो क्वेश्चंस रेलवे में पूछते हैं फैक्चुअल, अभी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे नहीं जा रहा हूं। अगर जो क्वेश्चन हम फिजिक्स के तौर पे देखते हैं कि फिजिक्स से ये क्वेश्चंस आपके आते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे कोशिश की है प्रेजेंट करने की। क्वेश्चंस तो अथाह हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, बट उनमें जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं आपसे वो सवाल मैंने यहाँ पे आपको जो है वो देने की कोशिश की है। आपने जो मुझ पर ट्रस्ट दिखाया दोस्तों, ये ट्रस्ट ही वही चीज है जिसको बनाने में हमको बहुत समय लगता है। ट्रस्ट को बिल्ड करना सबसे टफ काम होता है। ट्रस्ट खत्म होने में कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट तो आपके एक छोटी सी भी गलती हुई या छोटा सा भी कुछ हुआ ना, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, वहीं से आपका ट्रस्ट फिनिश, कुछ नहीं बचता उसके बाद। तो ट्रस्ट बनाने में जो समय लगता है दोस्तों, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। अगर आपने स्टडीज के प्रति अगर ट्रस्ट बनाया हुआ है तो उसको आपको नहीं तोड़ना है। यदि आपने अपनी लाइफ में किसी के प्रति ट्रस्ट बनाया है तो उस ट्रस्ट को आपको नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक बात हम हमेशा सुनते हैं, बोलते हैं कि लाइफ में हम जिसको जैसा देंगे वैसा हमको मिलता है। अगर हम खुशियां बांटेंगे तो हमको वो खुशी कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो खुशी हमारे पास रिटर्न आएगी। अगर हम किसी के साथ चीट करेंगे, धोखा देंगे या उसके ट्रस्ट को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं घूम के फिर हमारे पे आएगा। इसलिए कभी अपने स्टडीज के साथ, अपनी लाइफ के साथ हमको चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। ठीक है, इसी के साथ आइए, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक मेरी वीडियोस ना आए क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी आउट ऑफ स्टेशन होने जा रहा हूं। तो खुशी मनाइए, एंजॉय करिए। ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने जा रहा है। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के 7th फेज की भी घोषणा हो चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उस प्रश्न का आंसर आप सबको कमेंट करके देना है। प्रश्न जो होगा आपका इसी एक टॉपिक से होगा और एक बढ़िया क्वेश्चन होगा जो रेलवे हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पलट पलट के घुमा घुमा के उस क्वेश्चन को पूछते रहती है। तो बिल्कुल बिंदास माइंड के साथ आइए, एकदम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को। हो सकता है आज मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, टाइम की कमी है, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात होती है कि आपको थ्योरी तो बहुत सारी मिलेंगी, बट उसमें काम की चीजें क्या क्या होती हैं। एक तो होता है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा को हम लोग सबसे पहले मापते हैं एम्पियर में, और इस एम्पियर को हम डिनोट करते हैं दोस्तों कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं एम्पियर को। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा क्या है दोस्तों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, एक कंडक्टर है एक, तो यहां अगर ये कंडक्टर है, एक चालक है, तो इसके अंदर जैसे सपोज करिए एक बस है, ठीक है, बस है, ट्रेन है। बस में एक छोर से जब पैसेंजर घुसते जाते हैं, भरते जाती है बस, तो पीछे तरफ से देखिएगा एकदम जाम होते जाता है। ऐसा लगता है कि जब इकट्ठा धक्का पड़ा तो पीछे तरफ से लोग निकल जाएंगे दूसरे वाले गेट से। सेम वही हाल होता है कंडक्टर में। अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जब बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का प्रवाह। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें बात आती है कि आखिर 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं। तो 1 एम्पियर में होता है आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। दो चीजें कंफ्यूज करेंगी, एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम। अब ये ओम आया कहां से है? तो ये ओम के नियम से आया है। इलेक्ट्रिसिटी में एक बेसिक फंडा होता है ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ कहते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कुछ समझ नहीं आया ना? सिंपली समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी परिपथ में जब उसके करंट के समानुपाती होता है, तो यहां पे क्या होता है, एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं R, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है V = I × R। थोड़ी सी इंग्लिश मैंने बोलने की कोशिश की, हालांकि बोल तो नहीं पाता हूं, आप लोग से बेहतर इंग्लिश नहीं है मेरी। ठीक है, उतनी जाननी भी नहीं है, जानना उतना ही है जितने का हमको काम पड़े। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यहां से आपसे न्यूमेरिकल बेसिस पे अगर घुमा करके प्रश्न पूछेगा, टफ करके बोलेगा कि यदि करंट को दुगना कर दिया जाए या यदि वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा करंट पे। ठीक है, रेसिस्टेंस पे। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, V = I × R। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा ओम का नियम।
अगर मैं बात करूं चालकता, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम जी से डिनोट करते हैं और इसमें सबसे एक खास बात क्या है, ठीक है, कि इसका एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम के ऊपर माइनस लगा हुआ है या इसे ही सीमेन कहते हैं। ओम के ऊपर माइनस, इसे ही ओम इनवर्स कहते हैं, साथ ही साथ या सीमेन कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होता है दोस्तों, यहां पे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी तार के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये एल मतलब होता है दोस्तों लंबाई, क्या होता है, एल मतलब होता है आपका लेंथ, लंबाई। ठीक है, नीचे में जो ए है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, इस तार की जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, बीच वाले पोर्शन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इसे कहते हैं रो। यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो आपका ऐसा साइन बना हुआ है इसे कहते हैं रो, और यही है आपका क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट, और ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस जो होता है लंबाई के आपके समानुपाती होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इतना फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। अब कुछ यंत्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। विद्युत धारा में कुछ यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, शंट, फ्यूज, ट्रांसफार्मर। फटाफट इन पे एक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी चीजें फिर से रिकॉल हो जाएं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, इसका साइन अगर मैं बनाना चाहूं दोस्तों तो ऐसा बन सकता है अमीटर। ठीक है, ये आपका अमीटर हो गया। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, क्योंकि नाम ही इसका अमीटर है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापेगा। और साथ ही साथ इसे हमेशा हम सीरीज में क्या करते हैं, लगाते हैं, श्रेणी क्रम में घर के उपकरणों के साथ जो है आपका अमीटर या जो आपके जो परिपथ होता है, परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रेलवे पूछता है वो दो प्रश्न। एक तो आपका पूछता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अब इसमें मान लीजिए अभी तो हम पढ़ लिए, पर बाद में कैसे याद रखेंगे। ऐसा होता है कि आदर्श अमीटर का अनंत हो जाता है और वोल्ट मीटर का 0 हो जाता है। वहां पे अनंत भी रहेगा, वहां पे 0 भी रहेगा, वहां पे 1 भी रहेगा, वहां पे 2 भी रहेगा। तब वहां पे ना दिमाग काम नहीं करता है कि 0 लगाएं कि 1 लगाएं। तो यहां पे 50-50 वाला ऑप्शन बचता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब हम रोते हैं तो आंख से क्या बहता है, आंसू। ठीक है, या जब हम उदास होते हैं, ठीक है, किसी चीज को मिस करते हैं तो क्या बहता है, आंसू। उस आंसू से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आंसू। ठीक है, तो आ से बनेगा आपका अमीटर और सू से बनेगा 0। ठीक, क्लियर हो गया। जब अगर एक चीज आपको क्लियर है तो 101% वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। दोनों में से एक क्लियर हो गया, अमीटर का 0 तो वोल्ट मीटर का अनंत हो जाएगा। तो ये बात हो गई दोस्तों अमीटर की। अब अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो ये वोल्ट मीटर क्या मापेगा, वो से वोल्टेज, वो से वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये क्या मापेगा, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की जो आपका विभवांतर होगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर मैं इसके साइन को बनाना चाहूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है। पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है वोल्ट मीटर को। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अब इसके बाद एक बात आती है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर नाम के एक यंत्र की बात आती है। ये मैक्स टू मैक्स चीजें मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे मैक्सिमम यहां से सारी चीजें पूछता है। मैंने सारी की सारी चीजों को यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो ये भी क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, लेकिन बहुत कम विद्युत धारा का। 10 की घात -6 एम्पियर, 10 की घात -6 एम्पियर बोलने का मतलब है बहुत ही माइनर विद्युत धारा को ये माप सकता है। ध्यान रखना है आपको गैल्वेनोमीटर। अब दोस्तों कुछ चीजें आती हैं फैक्ट, जैसे कि कब मैं गैल्वेनोमीटर को कब मैं अमीटर बना सकता हूं और गैल्वेनोमीटर को कब मैं वोल्टमीटर बना सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ये जो जी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोनों जगह में, यहां और यहां, ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है। सीरीज मतलब क्या होता है दोस्तों, सीरीज मतलब होता है जैसे देखिए ये दो वायर हैं, इनको मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हो गया सीरीज। और इनको मैं अगर ऐसा कनेक्ट करूंगा ऊपर नीचे तो ये होगा आपका पैरेलल। ठीक है,
तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक उच्च प्रतिरोध वाले तार को या शंट को लगा देता हूं, अगर मैं सीरीज में लगा रहा हूं उच्च प्रतिरोध वाले तार को, तो ये वोल्टमीटर बन जाएगा। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा रहा हूं, समानांतर श्रेणी में लगा रहा हूं उसी उच्च क्षमता वाले तार को, तो ये बन जाएगा अमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं श्रेणी क्रम में सीरीज में लगा रहा हूं उच्च प्रतिरोध वाले तार को, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका वोल्टमीटर। और अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ अगर उच्च प्रतिरोध वाले तार को समानांतर श्रेणी में लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका अमीटर। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, विद्युत फ्यूज। पूछता है कि विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, अधिक होता है, 0 होता है, 1 होता है। हमको ध्यान रखना है भाई कि विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है ना, ये बहुत कम होता है। ठीक ना। अच्छा, विद्युत फ्यूज की बात करूं तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका टिन और एक होता है आपका सीसा। ठीक है, टिन और शीशे का एक मिश्रण होता है, एक क्या आपका विद्युत फ्यूज। और विद्युत फ्यूज को हमेशा और हमेशा दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप विद्युत फ्यूज आपने हमेशा अपने घर में देखा होगा, जब आपके घर का जो मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा वहां पे चीनी मिट्टी का जो नहीं आपका लगा रहता है, फ्यूज जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर एक पतली सी तार गई रहती होती है। क्या होता है, जब हमारे घर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कभी कभी, ये तो एसी है, हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है ये एसी होती है, हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। एसी और डीसी में अंतर याद रखिएगा दोस्तों। यहीं देखिए, चलिए ये देखिए, अगर आपको ये डायग्राम देगा, ये आपका एसी का डायग्राम है। ठीक है, एसी मतलब होता है कि वो फ्लक्चुएट करती रहती है, जबकि डीसी करंट की अगर मैं बात करूंगा तो डीसी करंट आपकी डायरेक्ट होती है, डीसी करंट आपकी डायरेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं डीसी में अधिक खतरा होता है। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट एकदम कांस्टेंट वोल्ट करंट देगी आपको। एसी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा हमारे घर में आती है उस समय क्या होगा दोस्तों, कि मान लीजिए विद्युत धारा बहुत हाई हो गई और आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके घर में जो यंत्र लगे हुए हैं, उनकी क्षमता कम है, तो क्या करेगी, उनको तो नुकसान खराब कर देगी, उनको तो नुकसान पहुंचा देगी। इस कारण क्या होता है, जो इसका गलनांक बहुत कम होता है। यदि विद्युत धारा बहुत ज्यादा आ रही है, करंट का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो वो गल जाता है और विद्युत फ्यूज जो है वो टूट जाता है। गलनांक कम है, टूट जाएगा। इससे आपके घर की बिजली चली जाएगी, लेकिन क्या होगा, आपके घर के जितने भी यंत्र हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये पूरे घर को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एक टर्म आता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर। मैंने आज यहीं पे कंक्लूड करने का कोशिश किया है। ट्रांसफार्मर हम अक्सर सुनते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग पावर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना। डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है ट्रांसफार्मर, कभी भी डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा एसी को। ये उच्च हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करेगा और लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे बड़े बड़े जो बिजली घर हैं वहां पे जब बिजली बनाई जाती है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं खेतों में, बड़े बड़े एरिया में, तो वो उन टावर से डायरेक्ट हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है। वो टावर क्या होते हैं, एक दूसरे शहर को, एक दूसरे स्टेट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में और बिजली को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो बिजली घर में इस जो बिजली बन रही है उसको स्टेप अप किया जाता है, मतलब उसको क्या कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब बढ़ाने के बाद क्या होता है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करा करके हमारे शहर के बाहर में जो पावर स्टेशन बने होते हैं वहां तक लाया जाता है और वहां पे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन क्यों बोल रहा हूं मैं, जो स्टेप अप कर दिया गया था जिस बिजली को या जिस करंट को, उसको अब क्या कर रहे हैं, हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, उसके वोल्टेज को कम कर रहे हैं। ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी वो एसी है, लेकिन उसकी हम पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से पावर स्टेशन में क्या किया हमने, उसकी क्षमता को कम कर दिया और फिर पूरे शहर में क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक, तो ये होता है स्टेप अप, मतलब वोल्टेज को आपका बढ़ा दे रहा है। एसी ही है वो, लेकिन लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट कौन करेगा, आपका स्टेप अप कर देगा। और हाई एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और हाई एसी को लो एसी में कौन कन्वर्ट करेगा दोस्तों, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेगा। इसी के साथ मैं आज अपने इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूं। आज का आपका जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि देखिए, मैंने आपको भी दो चीजें पढ़ाई, एक पढ़ाया अमीटर, एक पढ़ाया वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, साथ ही साथ विद्युत फ्यूज पढ़ाया मैंने आपको, साथ में ट्रांसफार्मर पढ़ाया। तो प्रश्न आपका ये बनता है दोस्तों, जो रेलवे अक्सर पूछता है कि विद्युत धारा को, ध्यान सुनिएगा, विद्युत धारा को
या विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या ट्रांसफार्मर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर आपका क्या है ये, ट्रांसफार्मर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये 7 डेज तक मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ जैसे ही मैं रिटर्न होऊंगा या जब यहाँ से कहीं और शिफ्टिंग होगी हमारी, उस समय मैं फिर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँ। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेहत का देखभाल करें। धन्यवाद।